बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव शो द कॉफी विद अविनाश। आज हमारे साथ बहुत सारी बातें होंगी और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी सिंह। बहुत ढेर सारी बातें होंगी और कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए हमारा ये कॉफी विद अविनाश फेसबुक लाइव शो, जिसमें बहुत ढेर सारी बातें होंगी शिक्षा को लेकर के और कई बिंदुओं पर बात होगी। तो आइए कुछ बातों का सिलसिला, इससे पहले मैं शुरू करूं, हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर जेपी सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉफी विद अविनाश में। तो सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपना परिचय, एक सूक्ष्म परिचय, उसके बाद से बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। हमारे साथ दिव्या श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, जो आप देख रही हैं। दिव्या जी हमारे साथ दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी सिंह साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इसके साथ बहुत ढेर सारी बातें होंगी। जी जेपी सिंह साहब, पहले तो एक आत्म परिचय, उसके बाद से हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले तो अविनाश जी, मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप मेरे पास आए और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे अपने बारे में कुछ बताने के लिए। मेरा जन्म बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, एडिशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए। उनके जहाँ जहाँ की पोस्टिंग होती रही, मेरठ, लखनऊ इत्यादि जगहों पे उनके साथ मैं रहा। मेरठ में मैं पढ़ा, फिर लखनऊ में कॉन्वेंट तालुकेदार में मेरी 7th-8th की पढ़ाई किया। फिर जब रिटायर हो गए 94 में, तो मैं बस्ती आ गया। बस्ती GIC से मैंने हाई स्कूल किया। खैर इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। BA में मैं फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चला गया, डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल में मैं रहता था। BA और MA मैंने यूनिवर्सिटी से किया। वहीं रहते हुए मैंने PCS, UP PCS और UPSC के एग्ज़ाम दिए। मैंने चारों IAS मेंस दिया। PCS इंटरव्यू मैंने 97 और 98 का दिया। अनलकली मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। 2001 में आकर के मैंने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया राइस मिल्स। 2009 में मैंने दूसरी मिल लगाया। मिल लगाने का पर्पज़ मेरा था, एक तो स्वरोजगार और दूसरे लोगों को, जिस रोज़गार की तलाश में मैं खुद भटक रहा था, लोगों को रोज़गार मुहैया कराना। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक टीस थी कि जिस सेक्टर से मैं आया था उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। 2014 में मेरे मन में आया कि मैं एक विद्यालय खोलूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी ज़मीन ढूंढा, पर अच्छी जगह पर नहीं मिल पा रही थी। हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं मिस्टर आदित्य विक्रम सिंह जी ने, उन्होंने मुझको लैंड मुहैया कराया। 2016 में स्कूल बनना शुरू हुआ। अप्रैल 18 में हमने दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के नाम से विद्यालय अपना मैंने स्टार्ट किया। सर, एक चीज़ पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करें, आपने अपना आत्म परिचय दिया। सर, आपने एक ड्रीम लेकर के, आपने जैसा कि बताया, मेरा एक प्रोजेक्ट ड्रीम रहा है, आपने एक दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना करी। तो सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या क्या है। बहुत सारे लोग हैं, एकेडमी लगा देते हैं, ग्लोबल स्कूल लगा देते हैं, पब्लिक स्कूल लगा देते हैं, कॉन्वेंट लगा देते हैं। आपने ये दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, इसके पीछे सर क्या राज है, मैं हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। इसका बड़ा सिंपल सा मेरा वो है, व्यू था इसके पीछे कि एक्सीलेंस, जहाँ भी हमारे बच्चे जाएं वहाँ वो एक्सीलेंट करें, एक्सीलेंस रहें। जैसे मैं यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसका भी था इटालियन रोमन वर्ड है, कोट रमी टाट आर्वर्स, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। उसी से मैं प्रभावित था कि वहीं से, उसी विश्वविद्यालय की एक शाखा मैं भी हूँ, और मेरा विद्यालय भी ऐसा हो कि जहाँ भी मेरे छात्र जाएं, वो जिस भी क्षेत्र में जाएं, वो अपना एक्सेलेंट करें। और उसी के लिए मैंने जो बेस्ट कोचिंग अपनी नॉर्थ इंडिया की है, कोटा की हेलन करियर इंस्टीट्यूट, उससे भी मैंने विद्यालय स्टार्ट करने के पहले ही टाई अप किया। वहाँ से उनका पूरा मैं मॉड्यूल मंगाता हूँ। हर महीने उनके यहाँ से क्वेश्चन पेपर आते हैं। साल में 3 बार उनके सीनियर प्रोफेसर्स आके विज़िट करते हैं। मेरे 5-6 टीचर्स हर साल वहाँ ट्रेनिंग करने जाते हैं। सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो मैंने नाम
स्कूल का रखा है वो मूर्त रूप में भी लोगों को दिखाई दे कि यहाँ अगर एक्सीलेंस के नाम में जुड़ा हुआ है तो बच्चे भी इसके एक्सीलेंट हैं। सर, जिस तरीके से आपने बात किया कि आपको कुछ अलग दिखने का, पहले कोटा से आपने टाई अप किया, आपने वहाँ के आप कोट मंगाते हैं, तो सर पहले तो ये जानना था, नाम से ही क्लियर है कि आप एक्सेलेंट हैं, औरों से एक्सेलेंट हैं। तो पहले तो सर ये जानना ज़रूरी है कि आपने 2 अप्रैल 2018 को आपने इसकी नींव रखी, आपने बुनियाद रखी, तो कुछ आपके मन में ड्रीम रहा होगा, जैसा कि आपने बताया कि आपने आईएएस प्री क्वालिफाई किया, आईएएस मेन में किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप उसमें चयनित नहीं हो पाए, और पीसीएस भी आपने कुछ कारणोंवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर ये चीज़, आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, आपके 2 राइस मिलें भी चलती हैं, फैमिली बैकग्राउंड जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी चर्चा करता चलूँगा। आप चाहते तो एक अच्छी सी जॉब, चूँकि आप हाईली क्वालिफाइड है और आपने जैसा कि बताया आपकी क्वालिफिकेशन पे भी चर्चा होगी अभी, तो आप एक अच्छी सी जॉब कर सकते थे। इसके पीछे सर क्या कारण है कि आपको स्कूल खोलने की आवश्यकता पड़ गई? मैंने एक चीज़ अनुभव किया था, यहाँ से काफ़ी बच्चे बाहर जाते हैं कोचिंग के लिए, लखनऊ, कानपुर, इधर विगत 5-6 साल से कोटा भी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। फिर भी चीज़ें मैंने न्यूज़ में कई बार पढ़ा कि 2018 में करीब 26 बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया। उसके पहले भी कभी 10, कभी 15 इस तरह से सुसाइडल केस वहाँ पे सुनाई पड़ते रहे। तो जब मैं उसके तह में गया तो मुझको ये महसूस हुआ कि बहुत से कॉलेज से बच्चे इंटर करके पास आउट होकर के जाते हैं, पर उनकी बेसिक नॉलेज बहुत ही पुअर होती है। जब कोटा में जाते हैं तो वहाँ कोचिंग्स में टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का इंटर पास करके आया हुआ है बच्चा, तो उसको इंटर तक का सारा कुछ क्लियर होगा, पर ऐसा होता नहीं है। नंबर यहाँ पे मिलने के बहुत से तरीके लोगों ने अडॉप्ट कर रखे थे। इधर तो 2-3 साल से नकल वगैरह पे काफ़ी रोक लगी है, अदरवाइज बहुत से तरीके थे नंबर पाने के। उसका नतीजा होता था मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जाते हैं कोटा, जब वो जाते हैं अच्छा खासा वहाँ पैसा लगता है, तो उनके पेरेंट्स का भी काफ़ी दबाव रहता है कि बेटा तुम जा रहे हो, किसी तरह से हम लोग व्यवस्था करके भेज रहे हैं, सेलेक्ट हो जाना। तो मित्रों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी कोशिश है कि शिक्षा जगत से, चिकित्सा जगत से, समाज सेवा जगत से, राजनीति जगत से, पत्रकारिता क्षेत्र से मैं आपके समक्ष वो चेहरा लेकर के आऊं जो लोगों को एक अच्छी अपनी छवि बनाते हुए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी चिकित्सा दे रहे हैं, अपनी अच्छी पहचान बना रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और बड़े सौम्य स्वभाव के धनी, मृदुभाषी, बड़े ही एरिस्टोक्रेट हमारे साथ मिस्टर जेपी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हमारे बने हैं। अमित बबलू जी हमारे साथ बने हैं, उत्कर्ष श्रीवास्तव जी और राहुल पटेल जी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल श्रीवास्तव जी बस्ती विकास समिति से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। विकास श्रीवास्तव जी, अमरमणि पांडे जी दिल्ली पब्लिक स्कूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरमणि पांडे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। अमरमणि भैया, आप देख सकते हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी सिंह साहब, जिसपे कई बिंदुओं पर बात हो रही है। जी सिंह साहब, आप बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सर, आपने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की सर बात करी कि जो बच्चे 12th पास करने के बाद आज जाते हैं एयरपोर्ट, कोटा जाते हैं अपने हायर क्वालिफिकेशन के लिए, तो सर हम जानना चाहते हैं कि क्या वही सुविधा आप दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में दे रहे हैं, या अगर वहां पे जो कोर्सेज, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्शन का हो, चाहे वो मेडिकल सेक्शन का हो, तो आप किस तरीके से आप अपने आप को सहज पाते हैं कि नहीं, हम बच्चे को उसी तरीके से पॉलिश करते हैं जिस तरीके से एलन कोटा में पढ़ाई होती है? जी देखिए, एक चीज़ जबनासी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये स्कूल है ना कि कोचिंग। जी, इंटर के बाद उस बच्चे में कितना नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, इसकी तैयारी हम करा रहे हैं। और एलन से इसीलिए बुक और सारा उनका नोट्स वगैरह एलन से आ रहा है, वो उसी हिसाब से तैयार करते हैं कि हमारा बच्चा अगर इंटर के बाद हमारे यहाँ कोचिंग में आता है तो उसको बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर होगा और हम उसको आगे कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कराने में सक्षम होंगे, जिससे वो 8-9 महीने की कोचिंग के बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाए।
तो हमारी एक तरह से उस सिलेक्शन के पीछे की जो तैयारी होती है, सर एक से उसको मैं मैं रुकूंगा, तैयार हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम ग्लोबल स्कूल से विवेक श्रीवास्तव जी, जो हमारे जीएम साहब है। बहुत बहुत आपका स्वागत सर। विवेक श्रीवास्तव जी, आप देख रहे हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत के एक होनहार सितारे मिस्टर जेपी सिंह साहब। अब आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप भी सीबीएसई स्कूल एक आप रन करा रहे हैं शुभम ग्लोबल स्कूल करके। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए हमारा ये फेसबुक लाइव शो द कॉफी विद अविनाश जी। मिस्टर जेपी सिंह, तो कोचिंग के पहले, जाने के पहले बच्चे में कितनी तैयारी होनी चाहिए, उसकी तैयारी हम यहाँ कराते हैं। और चूँकि एलन इसमें एक अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, इसलिए हम उससे जुड़े हुए हैं कि इंटर के बाद बच्चा जब आपका कहीं भी कोचिंग करने जाता है तो उसका बेसिक फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। और वो हमको दिख भी रहा है। जैसे भी इस साल हमारा 10th स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट 2 साल में जो भी कंपटीशन में हमने अपेयर कराया अपने बच्चों को, उसमें या तो बच्चे हमारे चैम्पियन हुए या गोल्ड मेडल लाए। अभी तो मैं उसका नहीं दे पाऊँगा क्योंकि स्कूल में है। तो इससे लगता है कि जो हमने एक प्रयोग किया है वो ठीक है और सही दिशा में जा रहा है। हाँ सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जब आपने इस विद्यालय की अपनी बुनियाद रखी, आपने जब आपने स्थापना करी, तो जैसा कि आपने बताया कि उस वक्त जब आपने इस स्थापना करी थी, तो 2 अप्रैल 2018 को आपने स्थापना करी। उस समय आपके पास 375 बच्चे थे जी। और आज 55 स्टाफ थे आपसे, इंक्लूडिंग 4th क्लास स्टाफ। और आज हम आपकी, जैसा कि बताया कि आज आपके 75 स्टाफ हैं और 750 से ऊपर आपके स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कोई संदेह नहीं कि 2018 में विद्यालय शुरुआत होती है और आज हम 2020 में रन कर रहे हैं। इस 2 साल के दौरान 750 की स्ट्रेंथ हो जाती है। क्यों? कि अच्छी शिक्षा, सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शिक्षा ही नहीं दे रहा है, शिक्षा के साथ साथ दे रहा है अच्छी गुणवत्ता और शिक्षा और नैतिक संस्कार। तो आप हमारे साथ यूं ही दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए हमारा ये फेसबुक लाइव शो तो कॉफी विद अविनाश जी। आपसे बातें होती चलें सर। जब आपने बुनियाद रखी तो आपने 9th तक सीबीएसई एफिलिएशन से, आपको सर एफिलिएशन मान्यता कब मिली सर सीबीएसई? 14 अगस्त 2019 को हमको मान्यता मिल गई सीबीएसई। सर जो सीबीएसई के पैरामीटर है, सीबीएसई के जो मानक हैं, वो हमने पूरा फुलफिल किया, उसके बाद ही मान्यता किसी को मिलती है जी। और इतनी जल्दी मान्यता जल्दी स्कूल मिल नहीं पाती क्योंकि पैरामीटर्स मेरे कंप्लीट थे, इसलिए मुझको 1.25 साल के अंदर मान्यता मिल गई। और 18 में मेरा स्कूल ओपन हुआ, 19 अगस्त में उसको मान्यता मिल गई। 19 अगस्त 19 को आपको मान्यता मिल गई और आपने 2 अप्रैल 2018 को आपने इसकी शुरुआत करी और 1 साल के अंदर आपको मान्यता मिल गई। हमारे साथ वरिष्ठ दवा व्यवसायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गया शुक्ला जी, रवि पांडे जी, और हमारे साथ फैसल सैयद साहब, विकास श्रीवास्तव जी, उत्कर्ष श्रीवास्तव जी। बहुत ढेर सारी हमारी आपकी शुभकामनाएं हैं। आज आप देख रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जिससे बहुत सारे आपके सवाल आपकी तरफ से भी सवाल किए जाएंगे और आप बने रहिए हमारे साथ जी। आप पहले तो ये सर, आप ऑनलाइन क्लासेस जो इस समय आप देख रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी के कारण, इस संकट की घड़ी में, इस लॉकडाउन की पीरियड में लोग अपने घरों में छिपे पड़े हैं। तो इस दौरान सर आप अपने बच्चों को, आप अपने, सबसे पहले तो मैं बच्चों की थोड़ी देर में बच्चों की बातें करूंगा। सर आपके स्टाफ जो 4th क्लास स्टाफ हैं, आपके जो टीचिंग स्टाफ्स हैं, आपके जो मैनेजिंग स्टाफ्स हैं, उनको सर कैसे आप मैनेज करते हैं सर? इस समय स्टाफ तो हमारा घर पे ही है और उनसे फ़ोन पे, स्काइप पे उनसे बात टाइम टू टाइम होती रहती है। और हमारे प्रिंसिपल मिस्टर गोपाल त्रिपाठी जी काफ़ी मेहनत करते हैं और वो सबके संपर्क में रहते हैं, उनके थ्रू मैं भी अपने स्टाफ से संपर्क में रहता हूँ। सर एक सवाल जो दर्शक की तरफ से आ रहा है, लॉकडाउन में फीस माफ हुआ कि नहीं, इस मुद्दे को जरूर उठाइए। इसमें उत्कर्ष जी मैं बात करूंगा जरूर, लेकिन थोड़ी देर के बाद अभी मैं बात कर रहा हूं आपके विद्यालय के स्टाफ के, 4th क्लास स्टाफ या टीचिंग स्टाफ या मैनेजिंग स्टाफ। जी सर, जी सर।
उनके थ्रू मैं संपर्क रखता हूँ और वीक में एक बार जो पढ़ाई टीचर्स हमारे करा रहे हैं ऑनलाइन उसका रिव्यू करता हूँ। उसमें कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मैं अपने स्टाफ के साथ रूबरू होता हूँ और उनसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगले हफ्ते की क्या प्लानिंग है, इस पर हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड से तो ऑनलाइन पढ़ाने की बात आई करीब 10 अप्रैल के आसपास, लेकिन हमने 25 मार्च से ही अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दिया था। जब उसको लगा कि अभी हाल फिलहाल स्कूल नहीं खुल पाएगा तो 25 मार्च से हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। सर, लोग बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता की, लोग बात करते हैं शिक्षा की क्वालिटी की, तो सर आप किस नज़रिए से देखते हैं शिक्षा को? आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप ऑनलाइन या आपकी जो टीचिंग स्टाफ्स हैं अपने बच्चों को संतुष्ट कर पाते हैं? संतुष्ट कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं इसके लिए मैं हर महीने अपने पेरेंट्स से ज़रूर मिलता रहता हूँ। पीटीएम के अलावा हर महीने 1.5 महीने पे मैं सभी हर क्लास के पेरेंट्स को मैं फ़ोन करवाता हूँ कि मुझसे आकर मिलें, हम लोग आपस में बात करें कि उनका बच्चा कैसा चल रहा है, अपने विचार हम शेयर करें। और ये हमने लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी प्लानिंग में है। जब भी स्कूल स्टार्ट होगा तो ये प्लानिंग हमारी रहेगी कि हम अपने पेरेंट्स से हमेशा संपर्क में रहते हैं। क्लास टीचर और प्रिंसिपल तो रहते ही, मैं भी उनके संपर्क में रहता हूँ। पूरे दिन मैं स्कूल में ही रहता हूँ, कोई भी आए इसीलिए बैठा रहता हूँ कि कोई भी आए, कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई को लेकर के इमीडिएट मैं उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। जिस टीचर से रहती है उस टीचर को बुला के उनसे बात करवाता हूँ, उस बच्चे को मिलवाता हूँ। और सभी टीचर्स को मेरा डायरेक्शन है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी समय आपसे कुछ पूछे तो आप उसका समाधान जरूर करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और हमारे साथ संध्या श्रीवास्तव जी गोरखपुर से, मेरठ से अशोक श्रीवास्तव जी और गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आपका अभिवादन सर। आप देख रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और आपकी तरफ से हम सवाल कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने आप को कितना हरा पाते हैं। जी, हमारे साथ शिप्रा कौर जी देवरिया से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत आपका अभिवादन, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी सर, आपने अपनी बायोग्राफी के बारे में बताई, तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर, आपकी बायोग्राफी आपने बचपन से लेकर के अभी तक की पढ़ाई आपने कैसे करी और किस तरीके से करी सर? अभी पीछे हमने बताया था कि फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनकी पोस्टिंग गाजीपुर रही, मेरठ रही, लखनऊ रही, तो उनके साथ ही मैं भी रहता था, पूरी फैमिली रहती थी। मैं सबसे छोटा था और लोग तो जॉब में आ गए थे या बाहर पढ़ने चले गए थे। फिर जब रिटायर हुए 1984 में, तो फिर मैं बस्ती आ गया। यहाँ इंटर करने के बाद फिर मैं इलाहाबाद चला गया। फिर इलाहाबाद में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैं बस्ती आया। सर, विकास श्रीवास्तव जी का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से एक डिमेरिट आ रही है कि बच्चों की आंखें दर्द करने लगती हैं, और जिस घर के 2 बच्चे हों और मोबाइल एक ही हो तो ये बड़ी विकट समस्या है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके लिए पहले से ना तो पेरेंट हमारे मेंटली प्रिपेयर थे, ना स्कूल मेंटली प्रिपेयर था। ये सब चीज़ें अचानक आई और ये प्रॉब्लम है, हमारे ही बच्चे फेस कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं जो हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन अब तत्काल इसका कोई रेमेडी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए करना इसको अगर मजबूरी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके अलावा फिलहाल अभी कोई विकल्प नहीं दिख रहा है कि बच्चों से हम लोग कैसे संपर्क करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक और समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल कुमार अग्रहरी साहब डुमरियागंज से। बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। उमाशंकर पांडे जी एक वरिष्ठ दवा व्यवसायी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत आपका अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत उमाशंकर पांडे जी। आप देख रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और बहुत ढेर सारे सवाल और बहुत ढेर सारे क्वेरीज। जी सर, आपकी सर मुझे जहां तक मुझे जानकारी है, आपके 2 बड़े सुंदर सुपुत्र हैं, यश विक्रम सिंह और कीर्ति विक्रम सिंह। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये 2 बच्चे आपके क्या कर रहे हैं? बड़ा बेटा मेरा इंटर फाइनल में है, लखनऊ एमईटी से ह्यूमैनिटीज़ उसको हमने दिलवा रखा है, उसमें पढ़ रहा है। छोटा बेटा मेरा 10th में है, डीपीएस गोमती नगर में। ये दोनों इस समय लॉकडाउन में सभी घर आए हुए हैं और ऑनलाइन पढ़ाई अपने स्कूल द्वारा ये भी कर रहे हैं। साथ में हमारे टीचर्स भी इनको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं।
सर हमारे साथ श्याम कोचिंग, जो हमारे बस्ती जनपद का एक बड़ा उम्दा कोचिंग है, श्याम कोचिंग सेंटर से हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत शिव जी। आप देख रहे हैं हमारे साथ मिस्टर जेपी सिंह साहब बने हुए हैं, तो आपके बच्चों से भी बात होगी सर। आप यश विक्रम सिंह और कीर्ति विक्रम सिंह से भी बात होगी। इससे पहले कि सर हम ये जानना चाहेंगे, इस लॉकडाउन के पीरियड में एक सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, फीस का मुद्दा आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि हम भाई पढ़ाई हो नहीं रही है, मेरा बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है तो फीस। और जहां तक मुझे जानकारी है लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ने इस संकट की घड़ी में फीस की डिमांड कभी नहीं करी है। इसके लिए तो सर एक ग्रैंड सैल्यूट मैं पब्लिक की तरफ से दे रहा हूं कि आपने इस संकट की घड़ी में लोगों की बातों को ध्यान में रखा और उनकी व्यवस्था को समझने की कोशिश करी और आपने उनको कोऑपरेट किया। और इसके बावजूद आप अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उनको प्रेरित कर रहे हैं। जी सर। इसमें नाज जी मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए है क्या कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ही कठिन कार्य है। सामान्य डेज में हमारे टीचर्स आते हैं, अपना क्लास लेते हैं, जो बच्चे शोर मचाते हैं कुछ करते हैं उनको डांटते भी हैं। ऑनलाइन में क्या है कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया सकता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उनको कम से कम 2 घंटे सुबह मेहनत करनी पड़ती है। अपना नोट्स तैयार करते हैं, फिर वो ऑनलाइन आते हैं, पढ़ाते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं। एक बच्चे का आता है उनके व्हाट्सएप पे, फिर उसको बैठ के घंटों वो बेचारे अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे उनका पेपर चेक करते हैं, फिर उनको सेंड करते हैं, करेक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई तमाशा है, जो पढ़ाता है वही जानता है, उसमें उसकी दूनी मेहनत करनी पड़ रही है। सर अगर मैं बात करूं, मैं आपके पहलू की बात करूं, मैं कहता हूं कि मैं कोई टाटा अंबानी नहीं। मैं अगर आपकी जगह मैं अपने आप को रख लूं, मैं कोई टाटा अंबानी नहीं, मैं कोई धन्ना सेठ नहीं। इसके बावजूद मैं बच्चों को प्रेशर नहीं देता, बच्चों के ऊपर बिला वजह का वो नहीं लगाता। लेकिन मेरे स्टाफ्स, जो हमारे 4th क्लास स्टाफ हैं, जो मेरे टीचिंग स्टाफ हैं, जो मेरे मैनेजिंग स्टाफ्स हैं, जो पूरा हमारा स्कूल मैनेजमेंट है, मैं उनको पूरी तरीके से इस संकट की घड़ी में भी कोऑपरेट कर रहा हूं। तो सर सबसे पहले तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल है कि आप इसके बावजूद आपने उनको ध्यान में रखते हुए उनकी हर जरूरतों को पूरी करने की कोशिश की है। तो सर इसके लिए तो पहले आपको बहुत ढेर सारा साधुवाद। हमारे साथ बने हुए हैं दिनेश कुमार पांडे जी, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। उत्कर्ष मिश्रा जी, बातें हो रही हैं जी, आपकी बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा उत्कर्ष जी। मिस्टर जेपी सिंह साहब, उसमें मेहनत भी इनको करनी पड़ रही है। और जहाँ तक कोरोना का इफेक्ट है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। उसी समाज में स्कूल वाले भी रहते हैं, स्कूल परिवार भी उसी चीज़ को फेस कर रहा है जिसको हमारी पूरी सोसाइटी का पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। हम लोग कोई एड मिलती नहीं। अगर हम सैलरी नहीं दे पाएंगे तो हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे 4th क्लास एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ से उनका आएगा। लेकिन उसके बाद भी हमने प्रयास यही किया कि कहीं से कोई भी ये मैसेज हमारी तरफ से नहीं जाए कि किसी को हम प्रेशराइज किए हों या करें कि नहीं आप अभी फीस दे दीजिए। लेकिन हाँ, एक सहयोग की अपेक्षा मैं ज़रूर करता हूँ कि आप लोगों ने पहले भी मेरा सहयोग किया है, अभी नया स्कूल है और आगे भी मेरा सहयोग करते रहेंगे, जिससे मेरा परिवार, ये विद्यालय का परिवार जीवित रहे और अपने काम में लगा रहे, डटा रहे, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ। हम लोग 2 पक्ष नहीं, अभिभावक और स्कूल दोनों एक पक्ष हैं। अगर हम लोग एक पक्ष मान करके चलेंगे तो ये मुद्दा कभी नहीं उठेगा कि स्कूल ने फीस मांगा या हमने फीस दी। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सत्य है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 2-4 लाइनें याद आ रही हैं जो इस हिंदुस्तान के बड़े अजीमुशान शायर है मनोवर राणा साहब। उन्होंने कहा भी है कि मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, आप जरा हाथ लगा दे तो मुकम्मल हो जाए। जेपी सिंह साहब का कहना है उन गार्जियन से, उन अभिभावकों से, उन ऐसे लोगों से जिनके बच्चे सिर्फ दिल्ली स्कूल एक्सेलेंस में ही नहीं कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यदि आप हमारे मैनेजमेंट को, आप हमें सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से ये संकट की घड़ी आती रहती है, जाती रहती है और
बिल्कुल हमारे पर किसी तरीके का प्रेशर भी नहीं होगा, हम आपके बच्चों को शिक्षा भी देते रहेंगे। हम आपसे फीस की डिमांड नहीं करते, सिर्फ थोड़ा सा आपसे सपोर्ट की बात करते हैं कि आप हमारे लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखें। यकीन दिलाता हूं कि जेपी सिंह साहब की तरफ से कि मैं आपको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ आरसीसी पब्लिक स्कूल से विजय चौधरी साहब बने हुए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन आपका। आप देख रहे हैं मैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी सिंह साहब से बहुत सारी बिंदुओं पर बात हो रही है। सर, जैसा कि आपने बताया कि सर आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, सर आपके क्लास 1 अफसर्स, आपके आईएएस पीसीएस बहुत ढेर सारे, आप चाहते तो एक अच्छी सी नौकरी कर सकते थे आप। जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर थे, आप चाहते अपने पिता के पद चिन्हों पर, और आपके ग्रैंडफादर ने उस वक्त जब शिक्षा को लोग बड़े हल्के में लेते थे, और वाकई 1920 में आपके ग्रैंडफादर ने लॉ किया, तो सर आप कहीं ना कहीं से तो आपका बैकबोन शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो आपका परिवार बहुत ही रिच है, बहुत धनी है। तो सर ये एक चीज जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, तो सर ये क्या ड्रीम प्रोजेक्ट क्या मतलब होता है सर? ड्रीम प्रोजेक्ट से मेरा मतलब ये है कि बस्ती पूर्वांचल में एक ऐसा ज़िला है कि जिसका विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर टैलेंट है। हमने देखा यहाँ टीचर्स भी अच्छे हैं, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल पाई, इसलिए बेचारे या तो कहीं बाहर गए जॉब करने, या तो अगर यहाँ भी करते रहे तो एक मिजरेबल लाइफ अपनी लीड कर रहे थे। इसी तरह से बच्चे भी हैं, सबकी आर्थिक स्थिति ये नहीं होती है कि वो लखनऊ जाएं, दिल्ली भेज सकें अपने बच्चों को और साल में 3 लाख 4 लाख रुपये खर्च कर सकें। एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हुए और अपने कम मीन्स में, अपने कम संसाधनों में उस शिक्षा को वो प्राप्त कर सकते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भेज करके, जो शिक्षा लोग लखनऊ या दिल्ली में अपेक्षा सर एक सर मैं बात काटूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईएसपीपी कॉन्वेंट स्कूल से प्रसून पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिवादन, आपने बहुमूल्य समय दिया। आप देख रहे हैं सर दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी सिंह साहब से आज कुछ बिंदुओं पर बात हो रही है कि इस संकट की घड़ी में, इस वैश्विक महामारी की घड़ी में आप किस तरीके से अपनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा ऑनलाइन दे रहे हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी एंटरटेन कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने दे रहे हैं। जी सर, ड्रीम प्रोजेक्ट की बात हो रही थी सर। तो इसमें यह है कि उससे कम खर्चे में अपने घर की रोटी खा करके बच्चा अपने अभिभावकों, अपने माँ बाप के पास रह करके उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसका मैं खुद भी भुगतभोगी हूँ। जब मेरे बच्चे बाहर गए, उससे मेरे पास अपना स्कूल नहीं था, और आज जब स्कूल है तो बच्चे उस क्लास के ऊपर जा चुके हैं जहाँ तक मेरा स्कूल भी पहुँचा है। आज से 5 साल पहले ही मेरा परिवार इसी शिक्षा को लेकर के बिखर गया। मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे लखनऊ शिफ्ट हो गए, मैं यहाँ बस्ती रह गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम इंटरमीडिएट तक बच्चे अपने माँ बाप के पास रहें, उनकी निगरानी में रहें। जब उनकी टीनेज पार हो जाए, वो मैच्योर हो जाएं, फिर वो कहीं भी जाएं। निश्चित रूप से आपको मैं आपको आज एक बहुत अच्छा संदेश मिस्टर जेपी सिंह साहब की तरफ से आपको हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमें देख रहे हैं, एक अच्छा सा संदेश कि आप अपने बच्चों को अपने आंखों के साथ सामने रखें, उनको नजरअंदाज ना करें। निश्चित रूप से वन डे कम जब आपका बच्चा एक अच्छा सितारा बन करके दिखाएगा। बिल्कुल अपनी आंखों और उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए, अपने तरीके से जीने दीजिए, उसके ऊपर बिला वजह का प्रेशर मत थोपिए। ये संदेश आज दिया मिस्टर जेपी सिंह साहब ने। सर जेपी सिंह साहब, एक बात होती चले कि आज आप शिक्षा दे रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा स्मार्ट क्लासेस और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेजेस पे बहुत ढेर सारी बातें होती हैं। तो सर आप इसमें कितना खरा पाते हैं? आपके बच्चे स्मार्ट क्लासेस या ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये जो प्ले मेथड या प्ले वे ऐसा करके कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो सर इसमें हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से शिक्षा देते हैं? प्ले वे में हमने बड़े टीवी स्क्रीन लगवा रखे हैं, बच्चे उस पर अपना गेम वगैरह देखते हैं। उनसे बड़े बच्चों के लिए मैंने स्मार्ट क्लास बनवा रखी है, उसको एंजॉय करते हैं। लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है मेरी, स्विमिंग पूल मेरा बन के तैयार हुआ, इसी समय
लॉकडाउन हो गया, इसलिए भी बच्चे उसका आनंद नहीं उठा पाए। नहीं तो मेरी तैयारी थी कि इस बार अप्रैल से उसका स्विमिंग का भी वो लेते। फील्ड मेरी अब तैयार हो गई है। पिछले लास्ट ईयर भी बच्चे इसमें खेले, समर कैंप में इसमें हॉर्स राइडिंग वगैरह बच्चों ने किया, काफ़ी इन्जॉय किया। इस साल भी सारी तैयारी थी, लेकिन अब चूँकि समय ने साथ नहीं दिया, इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन बुरा दिन भी हमेशा, अच्छा दिन हमेशा नहीं रहता, तो बुरा दिन भी हमेशा नहीं रहता। हम लोग आशावादी हैं, फिर ये अंधकार का बादल हटेगा, हमारे बच्चे हमारे पास आएंगे, और जो चीज़ें हमने किया है अपने बच्चों के लिए ही किया है, उसको बच्चे हमारे यूज़ करेंगे, एंजॉय करेंगे। धीरे धीरे स्कूल पुराना होगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी कुछ और मजबूत होगी, और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने का निश्चित रूप से मिस्टर जेपी सिंह, आप एक बात कहूं, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, शाखें भी रहें, शाखें रहीं तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आज लॉकडाउन है, ये संकट की घड़ी है। निश्चित रूप से आज तो थोड़े से दिनों के बाद हम पिछली जिंदगी में जिएंगे और ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर हम विजय पा सकेंगे। सर, अब सारे आपने देखा होगा कि पूरा विश्व, पूरा संसार, हमारा भारतवर्ष भी, हमारा जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं से परेशान है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कोरोना महाकाल में, इस कोरोना काल में दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने क्या एक्टिविटीज करी सर इस वैश्विक महामारी के रिगार्डिंग? इसमें हम लोग गए थे, हम लोग का सीबीएसई चेयरमैन्स का एक एसोसिएशन है। मार्च लास्ट में हम लोग गए थे, डीएम साहब को कुछ हम लोगों ने आर्थिक सहायता दिया था। बीच बीच में अभी कोटा के कुछ बच्चे जा रहे थे गुवाहाटी, करीब 100-150 बच्चे थे। मुझको मैसेज मिला, उनको मैंने लंच पैकेट, पानी वगैरह मुहैया कराया। हमारे स्कूल के आसपास कुछ मकान बन रहे हैं, उनके लेबर्स थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर उनको छोड़ के चले गए थे। उनको 8-9 दिन तक खाने की व्यवस्था कराया। और भी कोई अगर आता है, इस तरह की सूचना मिलती है, तो जो भी बन पड़ता है उसको हम करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आपने देखा कि आपने कहा कि आपका एक सीबीएसई बोर्ड ऑफ एसोसिएशन है, जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज इस कोरोना काल में आपने जिला प्रशासन को अपने बोर्ड की तरफ से, अपने स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड एसोसिएशन की तरफ से एक राशि मुहैया कराई। और जैसा कि आपने बताया कि जो कोटा बच्चे जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, उन बच्चों को आपने राहत पैकेज भी दिया, राशन भी मुहैया कराई, उनको लंच पैकेट्स भी दिए। तो सर, बहुत ही अप्रिशिएबल है। सर, एक चीज जानना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द क्लासेस या ड्यूरिंग द रनिंग क्लासेस या स्कूल, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो सर आप इसके लिए क्या करते हैं? उस बच्चे को तुरंत आप उसके गार्जियंस को फोन करते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अपने इस बच्चे को घर ले जाओ, या आपके पास कोई ऐसी सुविधा है, मेडिकल फैकल्टी है, आपके पास ऐसी सुविधाएं हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं? तो सर, इसके बारे में भी कुछ चर्चा होती चले जी। हमारे पास एक ट्रेंड नर्स है। अगर दवाएं रहती हैं, अगर तो उसकी दवा से बच्चे को रिलीफ हो जाता है, रेस्ट रूम है, उसमें रेस्ट कराते हैं इस बच्चे को। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट आउट नहीं होती तो उसे घर इन्फॉर्म करते हैं, और बगल में मेरे कृष्णा मिशन हॉस्टल है, वहाँ तत्काल मैं अपने स्टाफ के साथ गाड़ी से इस बच्चे को वहाँ भेजता हूँ, और तब तक उसके घर के भी लोग आ जाते हैं। तो ये मुझको एक सुविधा मिली हुई, मेरे स्कूल के बगल में कृष्णा मिशन हॉस्टल है। कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम, क्या समझ लीजिए हर हफ्ते एक आध बच्चे इस तरह से आते हैं जो स्कूल में दवा देने पर आधे घंटे में उनको नहीं रिस्पॉन्ड करते, तब तो उनको कृष्णा मिशन हॉस्टल में जाकर दिखवाते हैं। और सर, इसके आपने अच्छा किया कि ये जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं आपने, तो क्या आपने मेडिकल फैकल्टी बना रखी है सर अपने वहाँ? एक पूरी फैकल्टी तो नहीं है, पर एक नर्सिंग स्टाफ है, और जो दवा ज़रूरी होती है तत्काल के लिए, या कोई चोट बच्चे को लग गई, वो सारा वो रख के अपने ऑफिस में रखती है, अपने रूम में, और तत्काल बच्चों को उसको दिया जाए। सर, और कौन कौन सी एक्टिविटीज आप अपने विद्यालय में करते हैं जो बच्चों के हक में, गार्जियंस के हक में, आम पब्लिक के हक में एक अच्छा संदेश दे? और कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करते हैं? देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा तो बच्चों से यही रहता है, उनसे मैं टाइम टू टाइम बात भी करता रहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी बच्चों में होनी चाहिए, क्योंकि नागरिकता की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, जो कि कहा गया है। लेकिन इस परिवार के साथ स्कूल भी एक परिवार ही होता है, और
इसलिए परिवार का इतना बड़ा योगदान बच्चे को बनाने में है, उससे कम विद्यालय का नहीं होता। इसलिए उनके बच्चों की पूरी पर्सनालिटी, होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैं प्रयास करता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरा विद्यालय का पूरा परिवार इसमें लगा रहता है। बच्चों के सुख दुख हर चीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे बोर्डिंग में बच्चे हैं उनके लिए मैं ही माँ हूँ, उनके लिए मैं ही पिता हूँ। उनका बर्थडे हुआ, कुछ भी हुआ, रात में जा कर के उनके साथ मैं सेलिब्रेट करता हूँ। उन बच्चों के लिए अपने घर में जो गाय पाल रखी है उन्हीं का दूध, उसी का पनीर अपने बोर्डिंग के बच्चों को खिलवाता हूँ। मित्रों, एक बात मैं थोड़ा सा, मैं सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर जेपी सिंह, मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके विद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो बोर्डिंग के बच्चे हैं, आपके बोर्डिंग जो क्लासेस चलते हैं, जो बोर्डिंग के बच्चे हैं, 35 स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी हाइजीनिक फूड आप उसको देने की नहीं देते हैं। क्यों? कि उनके हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए, उनकी अच्छी गुणवत्ता के लिए आपने अपनी पर्सनल डेयरी, आपने गाय भी पाल रखी है, अपनी पर्सनल डेयरी से आप उनको दूध मुहैया कराते हैं, उनको दही मुहैया कराते हैं। अपने डेयरी की आपने पनीर, आप देख सकते हैं, मैंने अभी पेड़े भी एंजॉय किए, आपके पर्सनल डेयरी के पेड़े हैं। मैंने इस कॉफी विद अविनाश में आज मैंने या आपके मिस्टर जेपी सिंह के पेड़े भी खाए, जो बिल्कुल भी फ्रेश हैं, आपके पर्सनल डेयरी के हैं। तो मैं बातें करता चलूंगा सर। जानकारी एक चीज ये भी मिलती चले कि सर, आपने जब भी कहा कि आपकी जो डेयरी है, आपने बच्चों को क्या इतना दूध या इतना दही आप उत्पाद कर लेते हैं कि बच्चों, अपने घर के साथ साथ बच्चों को भी आप मुहैया करा पाते हैं? हाँ, करीब 50 लीटर दूध पर डे हमारा होता है और 25-26 लीटर दूध की आवश्यकता हमको स्कूल में पड़ती है। तो अभी बहुत आराम से हो जाता है। बच्चे और बढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम गाय भी बढ़ा लेंगे। तो उसके लिए आप केयरिंग स्टाफ आपने उसके लिए रखे हैं? पूरा उसका स्टाफ है। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि अपनी गायों को मैं चारा जो है वो पूरी तरह से जैविक फूड ही उनको देता हूँ, क्योंकि जो उनकी गोबर होता है, गोबर की खाद से ही मैं चरी और बरसीम पैदा करता हूँ। इसलिए उस दूध को आप जैविक दूध भी कह सकते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि वही उनको मैं बाहर का दाना नहीं देता हूँ, मैं अपने खेत के गेहूँ से उनका दाना तैयार कराता हूँ और अपने खेत की बरसीम और चरी उनको खिलाता हूँ। और पर डे वो गाय दिन में 2 बार नहलाई धुलाई जाती हैं और उन्हीं गायों का दूध मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ। मित्रों, आपने देखा भी, आपने सुना कि बिल्कुल अगर आप यूँ कहें कि इसमें कोई हाइपरबोलिज्म नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, कि आपके गाय बिल्कुल जैविक हैं, आपके दूध भी बिल्कुल जैविक हैं। क्यों? कि आप बिल्कुल अपने पैदावार की हुई चरी या अपनी पैदावार की हुई बरसीम आप अपनी गायों को उपलब्ध कराते हैं या उनको खिलाते हैं। बहुत बहुत बधाई सर। एक चीज जानना चाहता हूं कि हर व्यक्ति कहता है कि भाई हम औरों से अच्छे हैं। एक ये आरोप है कि लोग, जनता का आरोप है ये, अभी तक बातें हुई, आपकी पॉजिटिव बातें हुई, अब मैं जनता की तरफ से कुछ सवालात कर रहा हूं कि लोगों का आरोप है, जनता का आरोप है कि शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा को मजाक बना करके रखा है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं। देखिए, ये एक बहस का मुद्दा होगा, किसी पे आरोप लगाना। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं भी नाम नहीं लूंगा। हाँ। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी धारणा है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें कभी भी ये सोच करके बच्चों से नहीं जुड़ना चाहिए कि ये बच्चे सिर्फ फीस देने के लिए स्कूल में आए हैं और मैं बिजनेस के लिए स्कूल चला रहा हूँ। पहले भी देखिए संस्थाएं चलती थीं, ऋषियों मुनियों गुरुकुल में भी, उसमें भी भोजन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए ऋषियों को भी धन की आवश्यकता पड़ती थी। उस समय के जो उस क्षेत्र के राजा होते थे उनको राशन पानी मुहैया कराते थे, बच्चे भिक्षाटन करते थे दिन में, उससे उस गुरुकुल का खर्च चलता। तो इसलिए चाहे लॉकडाउन हो या ना भी हो, फीस को आप वही मान करके दें कि इस गुरुकुल को, इस विद्यालय को चलाने के लिए आवश्यक है, ना कि वो एक इंडस्ट्री है, ना कि वो एक फैक्ट्री है। और मेरा इतना ओपन है कि अगर मेरे खर्चे और मेरी इनकम कोई भी देखना चाहे, मुझको उसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सर, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है एकदम सर। बिल्कुल एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शकों, एक आपको मैं उदाहरण भी दूंगा जी। एक सज्जन ने लास्ट ईयर मेरी कंप्लेंट किया था, डीएम के यहाँ और सीएम के यहाँ, दोनों जगह मेरी कंप्लेंट हुई।
वो आज भी उनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, मुझसे बड़े संतुष्ट रहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कोई समझौता नहीं किया। मैंने उनकी कंप्लेंट का जवाब दिया, एक एक रुपए का खर्च जिस पे कि वो मांगा नहीं गया था, मैंने सारी फाइल लगाई, सबके बिल लगाए, सारे जीएसटी के बिल लगाए। इवन जो मैं एलएन को पैसा भेजता हूँ उसमें भी स्कूल परिवार जो है अपनी तरफ से पर स्टूडेंट जो इस अभिभावकों से लेता है उसमें 3,000 रुपये स्कूल अपनी ओर से मिला करके देता है। उसका मेरे पास प्रूफ है, उसके पास उनका MU साइन हुआ मेरे पास रखा हुआ है। सब मैंने DM को, CM को और DIS बस्ती को हैंडओवर किया। जब उन लोगों ने मेरी फाइल देखा तो उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया और इतना ट्रांसपेरेंट जवाब आज तक किसी विद्यालय ने नहीं दिया। तो मेरे यहाँ सब कुछ ओपन सीक्रेट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उसको छिपाता हूँ। सर एक बात सभी कहते हैं कि हम औरों से अच्छे हैं, आई एम द बेस्ट। सर आप किस तरीके से आपने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से आपका टाई अप है, आपका CBSE पैटर्न पर आप शिक्षा दे रहे हैं, 100% इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं आप शिक्षा, तो सर आप अपने आप को कैसे सुपीरियर कह सकते हैं? देखिए इंग्लिश मीडियम में भी जरा सा मैं आपको बताऊंगा, हमारे बच्चे देखिए आते हैं कुछ रूरल बैकग्राउंड से भी हैं या बस्ती में बहुत डेवलप्ड सिटी नहीं है, इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने के साथ हम हिंदी में भी उनको समझाते हैं। मेन चीज़ है बच्चे को समझ में आनी चाहिए, उसमें मीडियम कोई भी हो। इसलिए हमारा केवल फोकस ये नहीं रहता कि इंग्लिश मीडियम है तो सिर्फ हम इंग्लिश से बोल के चले जाएं। जैसे बहुत से विद्यालय में केरलाइट टीचर रहते हैं, वो अपना पढ़ा के चले गए, बच्चा समझा नहीं समझा तो फिर रटता है उसको। सर एक बात हमारी बात आ रही है, सर गोरखपुर से हमारे साथ प्रवीर आर्या जी हैं जो हमारे हैं। आपने कहा कि अरे भाई स्कूल बंद है और खर्चे भी बंद हैं, और खर्चे तो बंद नहीं, आखिर टीचर्स या स्टाफ्स की सैलरी कहाँ से आ रही? सर इस मामले में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात तो मैंने कहा ना कि इसमें मेरे कुछ पेरेंट्स ने इस लॉकडाउन में सहयोग किया फीस दे करके, और उनके सहयोग से ही खर्चे हैं जो टीचर्स के चलेंगे, और जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं उनके सहयोग से ही चल रहा है। और हमेशा हमारे पेरेंट्स ने सहयोग किया और मुझको पूरी अपेक्षा है इस लॉकडाउन के टाइम में भी उन लोगों का सहयोग मुझको मिलता रहेगा, क्योंकि वो मेरे ही परिवार के एक अंग हैं। जो मेरे अभिभावक हैं मेरे ही परिवार के अंग हैं, मुझसे अलग नहीं। अगर एक भाई पे संकट आया है, दूसरे भाई पे संकट आया तो हम लोग मिलजुल करके उससे निपटेंगे। तो कहीं ना कहीं से अभिभावक के व्यूज भी आपसे मिलते हैं कि आप अभिभावकों को भी आपको कोऑपरेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और सर एक चीज मैं यूँ कहूँ कि एक शानदार बिल्डिंग बनाने से आपके साथ बहुत सारी फीचर्स हैं। सर मैं फीचर्स की बात करने लगूं, मित्रों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की क्वालिटी के बारे में, तो सर शिक्षा तो सभी देते हैं, लेकिन दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देता है शिक्षा के साथ साथ अच्छे और नैतिक संस्कार। क्यों? कि शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, घर घर विद्या दीप जलाएं, अपने बच्चे सभी पढ़ाएं। इस उद्देश्य के साथ दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शिक्षा दे रहा है। मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास एक अच्छा टीचिंग स्टाफ है, एक पूरा पैनल है हमारे पास, एक मैनेजिंग स्टाफ है, हमारी अपनी पर्सनल बिल्डिंग है, खूबसूरत सी बिल्डिंग है जहां पे आपका बच्चा स्टडी करता है, पढ़ाई करता है। आप हमारे बोर्डिंग हॉस्टल्स की तरफ देखें तो वेल एक्यूपाइड हॉस्टल हमारे पास है जहां बच्चे आपके निवास करते हैं, बिल्कुल अपने घर जैसा वातावरण हमारे वहाँ व्यतीत करते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं घर का बना हुआ भोजन, कोई हाइजीनिक नहीं, घर का बना हुआ भोजन, जो भोजन हम करते हैं या हमारा मैनेजमेंट करता है, जो डायरेक्टर करते हैं, जो प्रिंसिपल करते हैं, वही हमारे बच्चे भी करते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, भोजन हमारा टीचिंग स्टाफ। क्यों सर मैंने इसलिए कहा, कभी कभी मैंने देखा है कि सर आपके स्कूल में मैंने आपके ऑफिस में बैठ करके आपकी ही चाय पी है और आपने कहा कि ये चाय वहीं से आ रही है जो बच्चे पी रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से वो बात याद है। मैं लंच भी वहीं करता हूँ जी, जो बच्चे लंच करते हैं, मेरे प्रिंसिपल, मैं, मेरे टीचिंग स्टाफ, वही लंच हम सब लोग करते हैं जो बच्चे करते हैं। और अक्सर डिनर भी मैं जा करके, मेरे बच्चे चूँकि लखनऊ रहते हैं तो अक्सर मैं शाम को चला जाता हूँ 8-9 बजे हॉस्टल में और बच्चों के साथ। तो कहीं ना कहीं से आप उन बच्चों के अंदर, वो जो 35 बच्चे बोर्डिंग में हैं, आप यश विक्रम सिंह और कीर्ति विक्रम सिंह की छवि उन बच्चों के अंदर बिल्कुल देखता हूँ। जब मैं घर में
रहता हूँ जाता हूँ तो मुझको लगता है मेरे 2 बच्चे अगर यहाँ से मुझसे दूर गए हैं तो मुझको 35 बच्चे ईश्वर मिल ने गए दिए। हैं। और उनके साथ मैं शाम को 1-1.5 घंटे कभी फुटबॉल वगैरह भी खेलता हूँ, वाह। उनके साथ चाय पानी भी करता हूँ। तो मुझको वो एहसास नहीं होने देते कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं बाहर। और सर चलते, जैसे आपने आप स्मार्ट क्लासेस रन करा भी करी, आपने स्विमिंग पूल की बात करी, आप खेल खेल में खेल कूद से, संगीत मेथड से, प्लेवे मेथड से आप बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और उनको बिल्कुल ये एहसास नहीं होने पाता कि वो अपने घर से दूर हैं। बिल्कुल घर जैसा वातावरण आप देने की कोशिश करते हैं। मेडिकल सुविधाएं भी आप देते हैं, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ भी आपके पास है। ये हैं आपके हाईलाइटिंग फीचर्स। तो मित्रों, आप हमारे साथ बने। सर, एक हर विद्यालय में मैंने देखा है कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा भी रही है कि हम कहीं ना कहीं से माँ शारदे की उस छवि को अपने शरीर में विद्यमान करें। तो सर, और विद्यालय जैसे सरस्वती शिशु मंदिर की बात करें, सावित्री विद्या विहार की बात करें, या ऐसे शिक्षण संस्थानों की बात करें जहां पर माँ शारदे की, गवर्नमेंट की विद्यालयों की बात नहीं करता, तो सर मैं बिल्कुल भारतीय संस्कृति सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा तो दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, तो भी आप की कोशिश करते हैं। छोटा सा मंदिर आपने अपने विद्यालय में भी कहीं बना रखा है? आपने शायद ना से ध्यान, मैंने ध्यान दिया, मैं श्रोता मेरे कैंपस में जब आप इंटर करते हैं जी, इंटर करते ही सबसे पहले सरस्वती जी की मूर्ति लगी हुई है। मैं भी सुबह जाता हूँ, पहले उनका चरण स्पर्श करके तब फिर विद्यालय के अंदर प्रवेश करता हूँ। वो मूर्ति ऐसी जगह में लगवाई है, उसी के सामने बच्चों की असेंबली होती है कि उसकी छाया कहीं न कहीं बच्चों पे रहे और उसी के छाया में ही हम लोग सारा कुछ काम करते हैं। सरस्वती जी स्कूल में प्रवेश करते ही उनका दर्शन बच्चे भी करते हैं। जो भी उसमें विद्यालय में आएगा बिना उनकी मूर्ति को देखे जा ही नहीं सकता, चूंकि ऐसी जगह पर हमने लगवा रहे हैं। निश्चित रूप से मित्रों, श्रोताओं, मेरे प्यारे श्रोताओं, दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने एक बड़ी सुंदर सा मंदिर आपने स्थापित कर रखा है। आते जाते उस माँ के दर्शन होते हैं और विद्या की अधिष्ठात्री, सुर की अधिष्ठात्री, स्वर की देवी माँ शारदे के चरणों के तले, उनकी पावन छाया में ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गार्जियंस भी अगर विद्यालय में किसी भी क्वेरीज के लिए आते हैं तो आते भी माँ के दर्शन होते हैं और जाते भी माँ के दर्शन होते हैं। ये एक बड़ा ही सुंदर सा नजारा दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का होता है। तो सर, आप चाहते, चूंकि आप इतने कैपेबल हैं, आप शहर में भी विद्यालय खोल सकते थे। एक शहरी परिवेश में आपने बिल्कुल शांत वातावरण में, बिल्कुल अगल बगल का वातावरण बिल्कुल ग्रामीण वातावरण है, आपने यहाँ पर विद्यालय खोला। इसके पीछे सर क्या आपके मन में क्या चल रहा था कि नहीं, शहर से बिल्कुल दूर एक शांत वातावरण में हम विद्यालय हम अपनी स्थापित करें? जी सर। चूंकि ये एक शिक्षण संस्थान था, ये मॉल नहीं था कि इसको सिटी के बीच में होना चाहिए, ये कोई व्यावसायिक स्थल नहीं था कि इसको हमको शहर के बीच में होना चाहिए। हम शहर के करीब भी हैं और शहर से दूर भी हैं। शहर की सारी सुविधाएं हमारे विद्यालय को मिली हुई हैं। बिजली हमको शहर की मिली हुई है, शहर से ठीक 1 किलोमीटर पीछे मेरा विद्यालय है और शहर के अवगुणों से मैं दूर हूँ। शोर-गुल, प्रदूषण, इससे मुक्त वातावरण है विद्यालय। और सर, ट्रांसपोर्टेशन की, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन स्कूल को, इसीलिए मुझको ट्रांसपोर्ट पर काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है, जिसमें अच्छा खासा स्कूल का घाटा भी होता है। कारण उसका यही है कि मेरे यहाँ डायरेक्ट कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं जा पाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को ही अपना कन्वेंस मुहैया कराना पड़ा है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारी बिंदुओं पर आज बात हुई, तो आज अब मैं ऐसे होनहार 2 सितारों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो मिस्टर जेपी सिंह के 2 अनमोल रत्न हैं। आज वो 2 बच्चे आपके लखनऊ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनसे 1 बाय 1 आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बड़ा अहम सवाल उठता है। आप शिक्षण संस्थान रन करा रहे हैं, शिक्षण संस्थान आप बस्ती में रन करा रहे हैं और इसके बावजूद आपका बच्चा कहीं अन्यत्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। क्या आप अपने शिक्षण संस्थान से संतुष्ट नहीं हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आप अपने शिक्षण संस्थान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कैसे
अपेक्षा करते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके विद्यालय में किसी अन्य का बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा? तो सर आइए, इससे पहले इन सवालों का भी जवाब मैं मिस्टर जेपी सिंह साहब से मांगने से पहले मैं स्वतः आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, इस परिवार से जुड़ा हुआ हूं, इस विद्यालय परिवार से जुड़ा हुआ हूं, ये बच्चे भी हमारे हैं। आइए मैं उन बच्चों से वन बाई वन आपको रूबरू कराता हूं। सबसे पहले मैं मिस्टर जेपी सिंह से साहब के बड़े सपुत्र यश विक्रम सिंह से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। मिस्टर यश विक्रम सिंह, प्लीज कम। आज बेटा इधर आ जाओ। हट जाए। ना प्लीज बैठे बेटा, इधर आ जाओ। बेटा आप दर्शकों आप देख सकते हैं, ये हम यश विक्रम सिंह जो हमारे मिस्टर जेपी सिंह साहब के आप बड़े सुपुत्र हैं। बेटा मैं जानना चाहूंगा, आप अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम इंटर फाइनल ईयर कर रहे हैं। मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यश विक्रम सिंह आज 12th फाइनल में है विद सीबीएसई पैटर्न। आप एमईटी में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आज ये बच्चा 12th में है। जब ये बच्चा लोअर क्लासेस में था तो बच्चा बस्ती शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब हमारे वहां इस तरीके की सुविधाएं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में सुविधाएं नहीं थी। पहले हमारे पास 8th तक की शिक्षा थी, उसके बाद से हमारे साथ 9th तक हुई। अब जाकर के इस साल इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद 10th तक ऑनवर्ड्स शिक्षा दी जाएगी। तो बेटा आप क्या उद्देश्य लेकर के, क्या मोटो लेकर के आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? मेरा मेन जो फोकस है वो तो मेरा पहला बोर्ड है। दूसरा फोकस मेरा ये है कि मैं आर्मी। हाँ बेटा, वन बाई वन बात करता सुनो। आपने कहा कि आपका पहला फोकस बोर्ड है, तो आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं? सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से हैं, वेरी नाइस बेटा। हाउ मच मार्क डू यू एक्सपेक्ट इन फाइनल एग्जाम्स? 90%। 90% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग 90% मार्क्स यू विल गेट, आपको मिलेगा। सर इसके लिए आप क्या तैयारी करते हैं, कौन सी तैयारी? आप अपनी पढ़ाई से कहाँ तक संतुष्ट हैं? ऑनलाइन क्लास अभी तो जैसे क्योंकि लॉकडाउन है तो इसलिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो ऑनलाइन क्लास में जो टीचर बताते हैं मैं उस नोट्स को प्रिपेयर करता हूँ। फिर कुछ एक्स्ट्रा बुकें हैं, जैसे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उसको भी मैं प्रिपेयर करता हूँ, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि बोर्ड में किस तरीके के पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन रहते हैं, कैसे आंसर देने, तो उसको भी मैं प्रिपेयर करता हूँ। सर बेटा मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप अभी जानते हैं कि आपके पिताजी एक बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, आप पीसीएस भी थोड़े से दुर्भाग्यवशी का कह सकता हूँ कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। आईएएस प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस कुछ लैकनेस की वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाए। हाईली क्वालिफाइड है और एक बड़ा अंपायर तैयार किया है आपके लिए। तो राइस मिलें चलती हैं और आपके एक बड़ा अंपायर एक शिक्षण संस्थान के रूप में दिल्ली स्कूल एक्सेलेंस के रूप में चल रहा है, और कहीं ना कहीं से इन फ्यूचर आप उसमें विराजमान भी होंगे, एक डायरेक्टर के रूप में, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, एक जीएम के रूप में। तो इन एडवांस आपको पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत। तो सर पहले तो ये जाना कि आपके पेरेंट्स आपको किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, आप जो चीज़ आप टूल्स मांगते हैं, जो आप रिक्वायरमेंट आपकी होती है, उसको आपके फादर, आपके पेरेंट्स पूरा करने में कहाँ तक सहज पाते हैं? जैसे जो भी कोई चीज़ रहता है वो तुरंत, जैसे मैं कोई किसी भी चीज़ से, चाहे वो मुझे पढ़ाई से संबंधित या किसी अदर करिकुलम एक्टिविटी से, तो वो अगर वो जानते हैं कि मैं बता दिया कि मुझे ये चीज़ सही है, तो वो तुरंत मुझे मतलब पापा दिलवा देते हैं हर हाल में, चाहे वो पढ़ाई से हो, ताकि किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो मुझे, चाहे पढ़ाई में हो या बेटा अभी आपने देखा कि जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि आप लखनऊ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आपकी मदर भी आपके पास ही रहती हैं, और आपके पापा बिल्कुल अकेले हैं, और बोर्डिंग के बच्चों को आप दोनों की छवि देख करके, आपको और कीर्ति विक्रम सिंह की छवि देख करके उन बच्चों को बिल्कुल अडॉप्ट करके, उनको ये नहीं समझते कि ये हमारे बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, उनको बिल्कुल अपना ही बच्चा समझ के उनको शिक्षा देते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो आपके पापा आपके साथ कितना फ्रेंडली बिहेव करते हैं? मेरे जैसे जो मेरे पापा हैं वो ऐसा लगेगा नहीं, अगर आप कभी बैठिए और हम पापा के साथ हैं तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम फादर और सन है, ऐसा लगेगा जैसे दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप किसी भी बातों को, कोई किसी भी तरीके की बातों को आप बिल्कुल आप अपने फादर से साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, फाइनली आपसे एक सवाल और कि आप क्या उद्देश्य लेकर के, अभी आपने कहा कि पहला तो मेरा फोकस है कि मैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स को क्वालिफाई करूं और 90 अबव हमारा मार्क्स आवे,
तो क्या फोकस है आपका अभी? तो आप एक फ्यूचर प्लानिंग होगी आपकी कि नहीं, आई वांट टू डू दिस, मैं आपको ये करना है, आई हैव टू डू दिस, ये करना है जी। फ्यूचर में मेरा प्लान है, मैं आर्मी ज्वाइन करना है मुझे। इसके पीछे क्या कारण है? मैं कहता हूं कि नहीं, आप बिल्कुल आर्मी के लिए फिट नहीं है, आपकी बॉडी नहीं फिट है, आपकी आपके आप बिल्कुल आप अपने पिता के साथ आप रहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसीलिए तो जैसे आर्मी में इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि इसमें पहले तो टाइम जो है, टाइम उनका बहुत पॉपुलर रहता है, टाइम पंक्चुअल रहते हैं। दूसरी जो उनका बॉडी लैंग्वेज में अपना वहाँ पे ठीक कर सकता हूँ आर्मी में, अपना बॉडी लैंग्वेज हो गया, और बाकी जो मेरे हैबिट्स हैं, डेली रूटीन, डिसिप्लिन, उन सबको मैं ठीक कर सकता हूँ। और आपके मोटो क्या है? पहले तो मेरा ये मोटो है कि मैं 10 ईयर तो मैं आर्मी में सर्व करूंगा, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे फिर आगे क्या करना है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। मित्रों, मैं अभी आपसे मिलवाने जा रहा हूं सेकंड वन एंड यूनिक फेस कीर्ति विक्रम सिंह में से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो हमारे मिस्टर जेपी सिंह साहब के दूसरे सुपुत्र हैं। आइए, आप देख सकते हैं हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर कीर्ति विक्रम सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत आपका कीर्ति विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत आपका साथ। मित्रों, आप देख सकते हैं कीर्ति विक्रम सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। कीर्ति विक्रम सिंह जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो अभी इस साल मेरा बोर्ड से 10th में है। सीबीएसई आप भी एमईटी में क्लास कर रहे हैं? नहीं, मैं डीपीएस में हूँ, लखनऊ। डीपीएस लखनऊ में है। क्या सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट फिलहाल तो मैथ्स एंड साइंस है। मैथ्स एंड साइंस है, वेरी गुड। आप क्या लक्ष्य लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरा लक्ष्य बेसिकली तो ये है कि फिलहाल जो सामने है उसको बेस्ट करें, उसके बाद हम आगे का पहले सोचने से अच्छा है जो सामने उसको प्रेजेंट टाइम में हम बेस्ट करेंगे, तभी हम अपना फ्यूचर भी अच्छा करेंगे। आप मित्रों, कीर्ति का कहना है कि अगर मेरा प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, निश्चित रूप से। तो बेटा, आप पहले तो आपने आपको कैसे आप ये मानते हैं कि आपका प्रेजेंट अच्छा चल रहा है? आपकी पढ़ाई से कहां तक संतुष्ट हैं आप? पढ़ाई से मैं तो, पढ़ाई ऐसी चीज है जिससे कभी कोई संतुष्ट नहीं होता। वेरी नाइस बेटा। क्योंकि नॉलेज ऐसा है कि कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ आज मुझे बहुत नॉलेज हो गई। इसमें हमेशा ही कोई ना कमी रहेगा, चाहे किसी भी फील्ड में। बस ये रहना चाहिए कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो और एक अच्छी सोच हो, भले किसी भी फील्ड में। आपने कहा कि आप एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हो और आप अच्छी सोच हो। तो सर, कीर्ति विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अच्छी सोच से क्या मतलब है आपका? अच्छी सोच से यही मतलब है कि हम एक तो ब्रदरहुड अपने साथ में लेके चले, कोई भी ना तो ईगो, एरोगेंस या फिर कुछ भी द्वेष कुछ भी ना रखें। दूसरा कि हम एक दूसरे की सहायता करें। वेरी गुड। आज के समय में ये तो खैर बहुत ही ऐसी चीज हो गई है जिसकी बहुत जरूरत है, इसीलिए यही चीज है। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो मित्रों, आज आप हमारे साथ आप देख रहे हैं कि आज बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे बातें करता चलूं कि सर, समर कैंप के बारे में चर्चा चल रही थी। तो सर, समर कैंप के रिगार्डिंग आप क्या करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी संकट की घड़ी में आप हमारे श्रोताओं को, हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? समर कैंप इस बार ऑनलाइन कराने का हमारे टीचर्स प्रयास कर रहे हैं। वो कुछ अभी प्लान किया है और मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे को मेरे सामने प्रॉब्लम आ जाएगा कि उसको फिजिकली ना करा करके ऑनलाइन हम कैसे क्या करा सकते हैं बच्चों को। क्योंकि बच्चे मेरे 25 मार्च से पढ़ रहे हैं, तो 2 महीने पढ़ते हुए थोड़ा थक भी चुके होंगे। तो 10 दिन उनके लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम हम लोग बनाने जा रहे हैं कि बच्चों का मनोरंजन भी हो और उस चीज़ को एंजॉय करें वो। और संदेश मेरा यही है कि इस संकट की घड़ी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। जो एडवाइजरी डे टू डे एम्स के डॉक्टर और वो आता रहता है, उस पर ध्यान दें, ना कि फेसबुक वगैरह पे बहुत सी अफवाहें भी चलती हैं, उस पर ना जाएं।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय है पहले अपनी हेल्थ ठीक होगी तो हम वो सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे जो अभी हम मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आज आपने देखा कि आप हमारे साथ मिस्टर जेपी सिंह साहब आज बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत हुई, तो सर आपने बहुत बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव शो द कॉफी विद अविनाश। और कल मुलाकात होगी इस वादे के साथ कि कल एक नए चेहरे के साथ आपसे मुलाकात होगी। वो चेहरा कौन होगा ये मैं रात में डिक्लेयर करूंगा। और बहुत बहुत और एक संदेश भी हमारे मिस्टर जेपी सिंह ने दिया कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, हेल्थ कॉन्शियस रहें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार।